Hello guys, I again welcome you on the online platform of सरस्वती एकेडमी। जैसा कि दोस्तों हम लगातार अपनी वॉइस की सीरीज़ पढ़ते हुए आ रहे हैं और आज आपके सामने वॉइस का पार्ट 4 है। टॉपिक शुरू करने से पहले दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घरों में बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, इस कोरोना नामक महामारी से बचे हुए होंगे। और सरस्वती एकेडमी ने जो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि हम हर उस बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग प्रोवाइड करेंगे जो आज न तो किसी ऐप से बैच परचेज कर सकता, ना कहीं किसी, क्योंकि एकेडमीज ऑफलाइन तो चल ही नहीं रही हैं। अगर एकेडमी ऑफलाइन नहीं चल रही है तो किसी न किसी तरह से तो आप लोगों को अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। और मुश्किल समय में जो अपने धैर्य को बरकरार रखता है, मुश्किल समय में जो समस्याओं का सामना करता है, मुश्किल समय में जो अपनी तैयारी नहीं छोड़ता, सफलता उसके कदम चूमती है। दोस्तों, आप तैयारी को बरकरार रखें, हर एक वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। आप संदीप सर की वीडियो देखिए परसेंटेज की, गोविंद सर की वीडियो देखिए, आप साइंस की, करंट अफेयर्स की, आप नवीन सर की रीजनिंग की वीडियोस देखिए, निशु मैडम की हरियाणा जीके की वीडियोस देखिए, संदीप राणा सर की नंबर सिस्टम चल रहा है, टाइम एंड वर्क चल रहा है, आप वो वीडियोस देखिए। इंग्लिश की वीडियोस को आप शुरू से एक एक करके सभी को देखिए। और जब आप इन वीडियोस को देखेंगे तो आपको वास्तव में ये पता चलेगा कि हम लगभग 10% सिलेबस जो है वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कवर कर चुके हैं। और हरियाणा में एग्जाम्स पक्का होंगे। जैसे ही सामान्य स्थिति आ जाएंगी तो फिर एग्जाम्स होंगे। उसमें एग्जाम हरियाणा पुलिस का भी हो सकता है, एग्जाम ग्राम सचिव पटवारी का भी हो सकता है, हरियाणा सीईटी, ये तीनों ही एग्जाम आप ये मानकर चलिए कि इसी वर्ष होंगे। इस वर्ष में ये जुलाई अगस्त में भी हो सकते हैं, सितंबर अक्टूबर में भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए, मैं ये वेस्ट नहीं, ये यूटिलाइजेशन होता है अगर मैं आप लोगों को अवेयर कर रहा हूँ, तो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। एंड टॉपिक इज वॉइस। वॉइस में जिस दिन मैंने शुरू किया था तो फर्स्ट डे मैंने आप लोगों से बात की थी कि भाई हम 6 टाइप के सेंटेंस पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला था जनरल सेंटेंसेस। दूसरी टाइप मैंने आप लोगों को बताई थी कि जिसमें डू, डज, डिड का प्रयोग होता है। तीसरी टाइप मैंने आपको बताई थी जिसमें 2 ऑब्जेक्ट हों। फोर्थ टाइप मैंने आपको बताई जहां बाय प्लस ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। फिफ्थ टाइप मैंने आपको बताई थी इंटेरोगेटिव। आज हम पार्ट 5 में हमारी 6th टाइप पढ़ेंगे एंड दैट इज इंपेरेटिव सेंटेंस। 6 टाइप, पॉइंट नंबर 6, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के वॉइस चेंज कैसे करें। इंपेरेटिव सेंटेंस के वॉइस। सबसे पहले दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन उठता है कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। व्हाट इज इंपेरेटिव सेंटेंस? इट्स द मेन क्वेश्चन। देखिए, जब हम किसी भी टाइप को पढ़ते हैं, बार बार आप वॉइस के बाद मैं आप लोगों को नरेशंस पढ़ाऊंगा, मैं आपको क्वेश्चन टैग्स पढ़ाऊंगा या और भी कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो हर टॉपिक में आपको ये सेंटेंसेस की टाइप अलग अलग टाइप मिलेंगी। जैसे शुरुआत में मैंने जनरल सेंटेंसेस जो आपको पढ़ाए वो थे असर्टिव सेंटेंस। उसके बाद 2 ऑब्जेक्ट वाले पढ़ाए, तो 2 ऑब्जेक्ट वाले इंटेरोगेटिव में भी आ सकते हैं, असर्टिव में भी आ सकते हैं, वो इंपेरेटिव में भी आ सकते हैं। अभी क्वेश्चंस मुश्किल कैसे होंगे वो प्रैक्टिस के लिए इससे अगली वीडियो में बनाऊंगा, जहां हम वॉइस की प्रैक्टिस करेंगे। आप लोगों को मैं जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है वहां पर उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या है। देखिए ध्यान से, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? वे वाक्य जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस और सजेशन दिया जाए, उन्हें
हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? वे सभी वाक्य जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, सजेशन दिया जाए उन्हें हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। यहां हमारे सामने दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, शायद मेरे हिसाब से वो तो बात सभी को पता ही होगी कि ऑर्डर और रिक्वेस्ट में क्या अंतर होता है। देखिए, एक जनरल बात हम याद रख सकते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में प्लीज या काइंडली शब्द आया हुआ है तो हम उस सेंटेंस में कह सकते हैं कि रिक्वेस्ट की गई है। आपके मन में एक बात आएगी कि सर कोई जरूरी नहीं है कि प्लीज और काइंडली आएगा तभी रिक्वेस्ट होती है, बिना प्लीज या काइंडली के भी तो रिक्वेस्ट हो सकती है। मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि बिना प्लीज या काइंडली के भी रिक्वेस्ट हो सकती है, लेकिन वहां पर रिक्वेस्ट का भाव दिखता है। वहां पर आपके चेहरे के हाव भाव, आपकी बॉडी लैंग्वेज ये बताती है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले रिक्वेस्ट वाले पोर्शन को ही हम समझेंगे। देखिए दोस्तों, लैंग्वेज जो है वो 3-4 प्रकार से आप उसको अलग अलग बांट सकते हैं। लिखी हुई लैंग्वेज अलग होती है, रिटन फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज जो आप बोलते हैं, दैट इज स्पीकिंग फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज। फिर इसमें एक सांकेतिक भाषा, सिंबल्स की जो लैंग्वेज है वो भी होती है, जहां संकेतों से बात की जाती है। परंतु लैंग्वेज के जो हाव भाव हैं, अगर हम उसको पेपर पे लिखना चाहते हैं तो उसके लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे रिक्वेस्ट करने के लिए हमारे पास 2 शब्द हैं, प्लीज या काइंडली। अगर किसी भी सेंटेंस में प्लीज या काइंडली आया हुआ है तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि आपने क्या किया है, रिक्वेस्ट किया है। तो मेरे हिसाब से आपको ये रिक्वेस्ट वाला पोर्शन बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा। देखिए, हमने सबसे पहली जो वीडियो की थी जनरल सेंटेंसेस की, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार 2 शब्दों से वॉइस चेंज किया जाता है। दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार आप 5 सेकंड में हर क्वेश्चन का आंसर पेपर में लगा सकते हैं। अब हम आपको बिल्कुल डेप्थ में ले जा रहे हैं टॉपिक की टॉपिक की डेप्थ क्या है। टॉपिक में आप कहां तक क्वेश्चन सीजीएल सीपीओ मेंस में पूछे जा सकते हैं, कहां तक अगर आप सीडीएस का पेपर देने के लिए जाते हैं, एनडीए का एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो कहां तक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आज हम वहां स्टैंड कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि ऑर्डर और रिक्वेस्ट में क्या अंतर होता है कि अगर किसी सेंटेंस में प्लीज या काइंडली आया तो वो रिक्वेस्ट होती है, अन्यथा क्या होगा, ऑर्डर होगा। अब बड़े ध्यान से देखो, मैं आपसे पूछता हूं कि ऑर्डर और कमांड में क्या अंतर होता है। मैंने यहां दोनों शब्द लिख दिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड कमांड। क्योंकि दोस्तों अगर मीनिंग पे जाएंगे तो ऑर्डर और कमांड दोनों का ही अर्थ होता है आदेश। क्या अंतर होता है? कभी सोचा आपने कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड कमांड? कोई बात नहीं, बड़े ध्यान से सुनना। आपने सैनिकों को देखा होगा, आर्मी में अलग अलग तरह के सैनिक अलग अलग गतिविधियां करते हुए आपने देखे होंगे, कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे या सुना होगा। ऑर्डर और कमांड में क्या अंतर होता है? ऑर्डर जो है उसमें मैं केवल 2 शब्द बताऊंगा। ऑर्डर में क्यों भी हो सकता है और ऑर्डर में नो भी हो सकता है। अगर आपको किसी टीचर ने क्लास में कहा कि बेटा आप दरवाजा खोल दीजिए, या बेटा आप एक गिलास पानी लेके आइए, या बेटा आप ऐसा कीजिए, या बच्चों आप ऐसा कीजिए, बच्चों आप ऐसा करो, तो बड़े ध्यान से समझना, आप ये कह सकते हैं कि सर क्यों करें, मैम क्यों करें, या आप ये भी कह सकते हैं कि सर मैं नहीं करता। परंतु बड़े ध्यान से अगर आप सेना में हैं और आपके किसी बड़े अधिकारी ने यह कह दिया कि आप यहां से ये बाल्टी, पानी की बाल्टी उठाकर ले जाइए, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं सर ये मेरा काम नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि क्यों सर मैं क्यों उठाऊं पानी की बाल्टी। तो बड़े ध्यान से समझने की बात है, जिस काम में क्यों और नो हो सकता है वो ऑर्डर, जिसमें क्यों और नो नहीं हो सकता वो कमांड।
दोबारा सुनो ध्यान से। जहां पर आप क्वेश्चन उठा सकते हो कि मैं उस काम को क्यों करूं, जहां पर आप मना कर सकते हो उसको कहा जाएगा ऑर्डर, और जहां पर आप ये नहीं कह सकते कि मैं क्यों करूं या आप मना नहीं कर सकते उसको क्या कहा जाएगा, जहां पर क्यों और नो नहीं होता, जहां पर क्यों और नो नहीं होता उसको क्या कहा जाएगा, कमांड। दोस्तों समझ आई बात? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं इसका। एक बार ना सुभाष चंद्र बोस जी, सुना होगा सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। मेरे हिसाब से इंडिया में ऐसा कोई बच्चा नहीं मिलेगा जो नहीं जानता होगा सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। सुभाष चंद्र बोस जी हिटलर से मिलने के लिए जर्मन की राजधानी बर्लिन में गए और वहां पर वो एक पहाड़ी के ऊपर बैठे हुए थे, बैठकर दोनों बातें कर रहे थे और हिटलर की सेना वहां पर खड़ी हुई थी। सुभाष जी ने एक क्वेश्चन पूछा हिटलर से कि आज के दिन पूरा विश्व एकजुट है केवल एक हिटलर को हराने के लिए, पूरा विश्व हिटलर से डरता है, क्या कारण है? तो हिटलर ने अपने एक सैनिक को बुलाया और कहा कि यहां से नीचे कूद जाइए। वो सैनिक नीचे कूद गया। हिटलर ने कहा कि यह कारण है। समझ आई बात? कि अगर मैं अपने सैनिकों को कोई भी बात बोलता हूं तो ये कभी भी मना नहीं कर सकते, ये क्यों एक क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। और तब से लेकर और आज तक इंडियन आर्मी में कमांड होती है। इंडियन आर्मी में अगर आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो ईस्टर्न कमांड, वेस्ट की तरफ आएंगे तो वेस्टर्न कमांड, साउदर्न कमांड, नॉर्दर्न कमांड, कमांड होती है। वहां पर ऑर्डर नहीं होता। अगर आप रेलवे की बात करेंगे तो ईस्टर्न जोन, क्योंकि रेलवे में ऑर्डर चलते हैं। बताइए आपको ऑर्डर और कमांड के बीच अंतर मेरे हिसाब से आपको सबको समझ आ गया होगा, और कमेंट करके मुझे बताए कि आपको समझ आया है या नहीं। दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, एडवाइस एक शब्द है। एडवाइस का अर्थ मेरे हिसाब से आप सभी को पता है कि एडवाइस का अर्थ होता है सर सलाह। यहां लिख देता हूं, एडवाइस है सलाह। एक शब्द है सजेशन। सजेशन का अर्थ होता है सुझाव। देखिए अभी मैंने टॉपिक वॉइस तो शुरू ही नहीं किया है कि हम इनके वॉइस कैसे चेंज करेंगे। पहले तो आपको इसका बेसिक्स जानना बहुत जरूरी है और शब्दों में ही है सब कुछ। देखिए एडवाइस और सजेशन में क्या डिफरेंस है, सुझाव और सलाह में क्या डिफरेंस है। अब बचपन से इन दोनों शब्दों को पढ़ते आए हैं, लेकिन कभी इसका अंतर जानने की आप लोगों ने कोशिश नहीं की। तो दोस्तों कोशिश कीजिए हर एक शब्द का, क्योंकि अंग्रेजी में अगर दो शब्द जिनका मीनिंग एक जैसा है उनके बीच कुछ ना कुछ अंतर कहीं ना कहीं मिलता है। उस अंतर को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको समझाता हूं कि क्या डिफरेंस होता है सलाह और सुझाव में, सजेशन और एडवाइस में क्या डिफरेंस होता है। बड़े ध्यान से समझना। देखिए आप कभी किसी ऑफिस के बाहर गए हैं, किसी भी अधिकारी का ऑफिस है, आप उसके बाहर गए हैं, वहां पर आपने देखा होगा एक छोटी सी पेटी लगी हुई होती है जिस पर लिखा हुआ होता है सजेशन बॉक्स। देखा होगा? क्या कभी वहां आपने कहीं भी किसी भी ऑफिस के सामने क्या आपने कभी एडवाइस बॉक्स देखा? मतलब सुझाव पेटी की जगह सलाह पेटी, क्या आपने कभी ऐसा देखा? बड़े ध्यान से समझो। क्यों नहीं होता? कारण जानने की आपने कभी कोशिश नहीं की, आज जानोगे कि क्यों नहीं होता। देखिए दोस्तों, सुझाव दिया जाता है हमेशा अपने से बड़ों को और सलाह दी जाती है हमेशा अपने से छोटों को। टीचर अगर स्टूडेंट को देगा तो सलाह देगा और स्टूडेंट अगर टीचर को देगा तो सुझाव देगा। अब वहां पर बड़े का अर्थ क्या है? बड़ा कोई भी व्यक्ति हमारे से कद, पद और उम्र में हो सकता है। कद का मतलब ये नहीं है कि हम 5 फुट 9 इंच, 5 फुट 8 इंच है और कोई अगर 6 फीट का है तो वो नहीं। जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं या समय के साथ इंसान का कहीं भी किसी भी संस्था में पद के साथ साथ एक कद बन जाता है। जैसे देखिए, मान लीजिए 2 टीचर हैं किसी स्कूल में और एक टीचर जो काफ़ी लंबे समय से पढ़ा रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट से उसका उधर एक कद बन जाता है, और दूसरा अगर वहाँ स्कूल में प्रिंसिपल बन गया तो उसका पद बन गया।
तो आप उसकी भी रिस्पेक्ट करेंगे, दूसरे की भी रिस्पेक्ट करेंगे। तो अगर कोई भी इंसान कद पद या उम्र में हमारे से बड़ा है तो हम उसको हमेशा क्या देंगे? सुझाव। इसीलिए उन ऑफिसेज के बाहर सुझाव पेटी होती है, वहां पर सलाह पेटी नहीं होती। मेरे हिसाब से आपको ये पॉइंट पूरी तरह से क्लियर होगा। अब मैं आता हूं अपने मूल पॉइंट पे। तो मेरे हिसाब से आपको ये इंपेरेटिव तो समझ आ गया होगा दोस्तों। आपको ये क्लियर है कि वे वाक्य जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, सजेशन दिया जाए उन्हें क्या कहा जाता है? इंपेरेटिव सेंटेंस। ये 3 प्रकार से पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ध्यान से समझना। अभी टॉपिक तो अभी तक तो मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूं, टॉपिक तो अभी शुरू होगा और यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा। 100% यहां से क्वेश्चन आएगा पेपर में। बड़े ध्यान से देखो, मैं लिखता हूं, आप इसको नोट कर लेना। देखिए 3 तरह के इंपेरेटिव सेंटेंसेज होते हैं और इंपेरेटिव सेंटेंसेज में मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके सामने। फर्स्ट टाइप ए, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस। देखिए जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया ओपन द डोर, मैंने आपके सामने लिखा ओपन द डोर। एक बहुत आसान सा, बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। इसमें आपने एक बात समझनी है सबसे पहले तो, कि इस सेंटेंस में यहां पर जो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सबसे पहले ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये क्या है? ये है ऑब्जेक्ट। ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये है ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां पर एक हिडन सब्जेक्ट होता है, एक छिपा हुआ सब्जेक्ट होता है जिसको कहा जाता है, एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी, यहां पर एक हिडन सब्जेक्ट होता है और वो है यू। अगर मैंने कभी भी किसी भी क्लास में किसी बच्चे को बोला है कि ओपन द डोर, दरवाजा खोल दीजिए, तो इसका मतलब मैंने आदेश उस व्यक्ति को दिया है, मैंने ऑर्डर उस व्यक्ति को दिया है जो मेरे सामने है। और जो भी सामने है उसको क्या कहा जाएगा? यू। तो जितने भी वाक्य, जो भी वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं उनमें एक हिडन सब्जेक्ट होता है, एक छिपा हुआ सब्जेक्ट होता है और वो क्या है? यू। तो ध्यान रखेंगे आप इस बात को। मैं ये पॉइंट इधर लिख भी देता हूं कि इन वाक्यों में एक हिडन सब्जेक्ट यू होता है। इन वाक्यों में एक हिडन सब्जेक्ट यू होता है। तो आप इस यू को यहां लिखेंगे नहीं, लेकिन कंसीडर करेंगे, आप इसको याद रखेंगे कि यहां सब्जेक्ट क्या है? यू। बताइए आपको ये बात क्लियर हुई या नहीं? अब देखिए इनका वॉइस कितना आसान है, कितना आसान है चेंज करना। अगर आपने पहली वीडियो देख रखी है तो आप यहां 1 मिनट लगाएंगे। अभी देखो ध्यान से, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बनाइए सब्जेक्ट। आपने लिख दिया द डोर। अब 3 तरह से हम इनको चेंज कर सकते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। आप मेरे साथ 2 बात बोलेंगे। मैं उन दोनों पॉइंट्स को इधर लिख भी रहा हूं, आप मेरे साथ 2 पॉइंट बोलेंगे, बड़े ध्यान से बोलेंगे। शुड से पहले सब्जेक्ट, बोलो शुड से पहले सब्जेक्ट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट। शुड से पहले सब्जेक्ट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, शुड से पहले सब्जेक्ट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, शुड से पहले सब्जेक्ट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट। 1-2 बार और बोलिए। शुड से पहले सब्जेक्ट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, शुड से पहले सब्जेक्ट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, हो गया होगा याद। ये शुड और लेट क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि हम इनको 3 तरह से चेंज कर सकते हैं। एक, हम इनको चेंज कर सकते हैं शुड का प्रयोग करके। एक हम चेंज कर सकते हैं लेट का प्रयोग करके। तीसरा मैं अभी बात करूंगा, पहले हम इन 2 को ही सीख लेते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले मैंने लिखा कि शुड से पहले सब्जेक्ट, यहां लिखेंगे पहला पॉइंट, शुड से पहले SHOULT, शुड से पहले सब्जेक्ट। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे लेट के बाद ऑब्जेक्ट। शुड से पहले सब्जेक्ट और लेट के बाद ऑब्जेक्ट। दोनों बातों को याद रखना है।
यहां पर मैंने लिखा शुड, तो शुड से पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट किससे बनेगा? ऑब्जेक्ट से। बताओ ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? इसके बाद ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट। दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो इधर बी और इधर वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन्ड। ये लिख देते हैं इधर बी ओपन्ड। बताओ कितना आसान है। मतलब आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे शुड, और उसके बाद इसी वर्ब को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, स्प्लिट करेंगे और बी ओपन्ड, ऐसा आप लिख देंगे। ये देखिए वो पहले वाला ही कंसेप्ट है जो हमने सबसे पहली वीडियो में सीखा था। क्लियर हुआ ना आपको इतना? अब दूसरी टाइप पे आइए। मैंने लिखा कि लेट के बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऐसे कैसा? लेट द डोर, और उसके बाद वही बी ओपन्ड, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बताइए आपको इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब आपके मन में एक डाउट होगा कि सर यहां पर ये द डोर, ये भी तो वो ऑब्जेक्ट ही है, और यहां पर ये द डोर, ये भी ऑब्जेक्ट ही है, फिर आपने वो क्यों लिखा कि शुड से पहले सब्जेक्ट और लेट के बाद ऑब्जेक्ट? उसके लिए मैं अगला सेंटेंस कराता हूं, वहां से आपको क्लियर होगा जब मैं अगला सेंटेंस लिखूंगा। देखो ध्यान से, वहां से आपको यह पता चलेगा कि क्यों लिखा। मैं अगला सेंटेंस लिख रहा हूं और पहले आप ये दो टाइप ही समझिए। देखो मैंने लिखा बीट हिम, ये एक सेंटेंस लिख दिया, बीट हिम। अब इसको बनाते हैं। पहली बार ये बनेगा और दूसरी बार, पहली बार बनेगा शुड से, मैं इधर लिख रहा हूं, पहली बार बनेगा शुड से और दूसरी बार बनेगा लेट से। अब वो बात आपके काम आएगी। देखिए ध्यान से, यहां मैं लिखूंगा हिम का सब्जेक्ट क्या बनेगा? ही, और उसके बाद बी बीटन। मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा बी बीटन क्यों आया। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब लेट के बाद ही नहीं लिख सकते, लेट के बाद लिखना पड़ेगा हिम। ऐसे कैसा? अब क्लियर हो गया होगा कि शुड से पहले सब्जेक्ट और लेट के बाद ऑब्जेक्ट, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटन। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? देखिए वैसे मैं जब आपको कभी प्रोनाउन कराऊंगा, एसएससी का कोई बैच चलेगा तो उसमें प्रोनाउन कराऊंगा, इसमें आपके सिलेबस में प्रोनाउंस नहीं आते, मैं इसीलिए आपको यहीं बता देता हूं। 5 शब्द होते हैं इंग्लिश में, एक लेट, लाइक, बिटवीन, एक्सेप्ट और बट। इधर लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं, देखो ध्यान से, यहां लिख देते हैं लेट, लाइक, बिटवीन, एक्सेप्ट और बट। इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग होता है, इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। एक चीज और बड़े ध्यान से समझनी है, आने वाले रूल में आपके बड़े काम आएगी कि यहां पर जो ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ये आपको दिख ऑब्जेक्ट रहा है, लेकिन वास्तव में इसके अंदर सब्जेक्ट के गुण हैं, क्योंकि वर्ब से पहले जो प्रयोग होता है वो हमेशा सब्जेक्ट का भाव रखता है। तो इसके अंदर दोनों गुण हैं, ये दिखने में ऑब्जेक्ट है और अंदर से सब्जेक्ट है, दिखने में ऑब्जेक्ट है और अंदर से क्या है? सब्जेक्ट है। तो मेरे हिसाब से आपको इतना क्लियर हो गया होगा। बड़े ध्यान से देखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी आप ये सोच रहे हैं कि भाई नहीं, देखिए एक चीज तो बिल्कुल मन में बैठा लो कि वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, टेंस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, जब आपका ये कोर्स पूरा हो जाएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं। ये बड़ा आपको एक सब चीज़ें बड़ी आसान सी लगेंगी। आप ये कहोगे कि एसएससी में कोई ऐसा पेपर नहीं होता क्या जिसमें इंग्लिश ही आती है? और अगर आप मैथ्स की भी वीडियो साथ साथ देख रहे हैं तो फिर आप ये कहेंगे इंग्लिश और मैथ दोनों आना चाहिए। अगर आप रीजनिंग भी देख रहे हैं तो फिर आप ये कहेंगे कि ऐसा पेपर हो जिसमें इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग तीनों आते हो। अगर आप जीके की भी क्लासेस साथ साथ देख रहे हैं, जीएस, जनरल स्टडीज, उसमें सारे ही आ जाते हैं ओवरऑल, तो फिर आप ये कहेंगे कि फिर तो कोई भी पेपर हो। अपने हर एक पक्ष को मजबूत कीजिए, हर एक पक्ष को मजबूत कीजिए। देखो ध्यान से, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? एक दो सेंटेंस और लिखते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक आध सेंटेंस और लिखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने लिखा बड़ा एक आसान सा कंसेप्ट मैं आपके सामने लिखता हूं। मैंने लिखा यू, नहीं,
प्ले हॉकी विद राम। प्ले हॉकी विद राम। देखिए अब इसमें जिसने पिछली वीडियो देख रखी है उसको बड़ा आसान लगेगा। इसमें जो कुछ यहां लिखा हुआ है ये है ऑब्जेक्ट फर्स्ट, बट ये ऑब्जेक्ट सेकंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट का वॉइस चेंज नहीं होता। अब देखो बड़े ध्यान से, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा ऑब्जेक्ट, और उधर है वो प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट, उसका कुछ चेंज नहीं करना। आपने ऐसे कैसा लिखना है उसको? देखो ध्यान से, मैंने लिखा सबसे पहले बनाएंगे शुड से, फिर हम इसको बनाएंगे लेट से। शुड से बनाएंगे तो हॉकी शुरू में, हॉकी शुड, उसके बाद बी प्लेड। बी प्लेड सभी को क्लियर होगा, नहीं तो मेरी पहली वीडियो देख लेना। यहां पर लिख दिया विद राम। नेक्स्ट देखो, यहां पर लिखा लेट, लेट के बाद आएगा ऑब्जेक्ट हॉकी, उसके बाद बी प्लेड, उसके बाद विद राम। तो लेट हॉकी बी प्लेड विद राम, हॉकी शुड बी प्लेड विद राम। तो क्लियर है इतना? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सेकंड टाइप, किस प्रकार के सेंटेंसेज। पहले तो इसी का तीसरा, कि इन्हीं सेंटेंसेज को तीसरी तरह से भी हम चेंज कर सकते हैं, उसको भी सीखें बड़े ध्यान से। देखो ध्यान से, मैं लिख रहा हूं इधर, क्योंकि अगर आपको बदलना है ना, अगर आप किसी स्कूल में, किसी स्कूल से क्लासेस वगैरह ले रहे हैं, किसी क्लास के स्टूडेंट हैं, तो फिर अगर आपको चेंज करना है पेपर पे, तो फिर तो आप किसी भी तरह से कीजिए। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शंस आते हैं, और ऑप्शंस जब आते हैं तो वहां पे हमें ना टिक करना होता है, 3-4 ऑप्शंस में से किसी एक को टिक करना होता है। तो वहां पर ये बड़ा जरूरी हो जाता है हमारे लिए कि बारीकियों को समझे, हर एक बारीकी को समझे कि किस प्रकार क्वेश्चन को घुमाते ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो ध्यान से, जैसे मैंने लिखा ओपन द डोर, हमारा पहला सेंटेंस यही था, ओपन द डोर। तो इसको मैंने आप लोगों को दो तरह से चेंज करना बता दिया। आपने चेंज किया द डोर, आपने लिखा शुड, उसके बाद आ गया बी ओपन्ड। ये क्लियर है सभी को? इट्स द फर्स्ट टाइप। फिर हमने दूसरी टाइप सीखी लेट से, लेट द डोर बी ओपन्ड। फिर उसके बाद अब हम बात करेंगे तीसरी टाइप कि किस प्रकार इस सेंटेंस को एक तरह से और चेंज किया जा सकता है। इसमें ना एक पहले से ही प्री प्रिपेयर्ड, पहले से ही रेडीमेड स्ट्रक्चर है, वो ये है यू आर ऑर्डर्ड। बड़े ध्यान से समझना, यहां पर ऑर्डर की जगह आ सकता है रिक्वेस्ट, यू आर रिक्वेस्टेड। यहां पर आ सकता है यू आर एडवाइज्ड, यहां पर आ सकता है एडवाइज्ड, यहां पर आ सकता है यू आर सजेस्टेड, यहां पर आ सकता है यू आर कमांडेड। ये डिपेंड करेगा सेंटेंस के ऊपर। अगर कहीं सेंटेंस ऐसा है जिसमें रिक्वेस्ट का भाव है तो आप रिक्वेस्ट लिखेंगे, प्लीज काइंडली आ गया तो रिक्वेस्ट लिखेंगे। अगर कहीं पर एडवाइस का भाव है तो एडवाइज्ड लिखेंगे। अगर कहीं लगता है कि सजेशन का भाव है तो सजेस्टेड लिखेंगे। अगर कमांड का भाव है तो वहां पर कमांडेड लिखेंगे। एक बात ध्यान से सुनना, यह भाव आपको समझना पड़ेगा, भाव आपको समझना पड़ेगा कि किस सेंटेंस में किस चीज का भाव है, कहां पर ऑर्डर्ड आना चाहिए, कहां पर रिक्वेस्टेड आना चाहिए, कहां पर एडवाइज्ड आना चाहिए, कहां पर सजेस्टेड आना चाहिए। यह आपको समझना पड़ेगा। केवल एक रिक्वेस्ट का मैं आपको बता सकता हूं, अगर सेंटेंस में प्लीज काइंडली आता है तो आप वहां पर लिख देंगे क्या, रिक्वेस्टेड। अगर प्लीज काइंडली आता है तो आप वहां पर क्या लिख देंगे, रिक्वेस्टेड। इसके बाद बड़ा सिंपल, आप टू लगाइए, टू के बाद वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिए, उसके बाद उसी ऑब्जेक्ट को ऐसे कैसा लिख दीजिए, मतलब वो सेम सेंटेंस। इसको हम ये भी लिख सकते हैं सेम सेंटेंस। अब देखो कैसे कैसे चेंज हुआ, बड़े ध्यान से। इधर कर रहा हूं मैं चेंज, ये इस वाले पोर्शन में मैं सेंटेंस को चेंज करके लिख रहा हूं। देखो बड़े ध्यान से, मैंने लिखा द डोर
शुड बी ओपन्ड, ऑलरेडी हम बना चुके हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने लिखा लेट द डोर बी ओपन्ड, ये भी ऊपर लिखा हुआ है। अब अगर मैं इन दोनों सेंटेंसेज को हटा देता हूं और मैं इन दोनों ही सेंटेंसेज की जगह कोई ऐसा स्ट्रक्चर लिखना चाहता हूं जिसमें मुझे थोड़ा सा आसानी हो जाए। देखिए, अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो ये आपके लिए बड़ा आसान है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं तो वहां पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा 4 में से कोई एक। तो देखिए वहां पर क्या करेंगे, आप लिखेंगे यू आर। अब क्या लगता है आपको, मैंने किसी को कहा कि ओपन द डोर, दरवाजा खोल दीजिए, आपको क्या लगता है कि ये एडवाइस है, ये सजेशन है, ये रिक्वेस्ट है, ये ऑर्डर है, कमांड है? अगर मैं सेना का कोई अधिकारी हूं, ऐसा सेंटेंस कोई पहले लिखा हुआ है कि ये बता दिया गया कि मैं सेना का अधिकारी हूं, तो फिर तो वो बन जाएगी कमांड। अगर ऐसा कहा गया कि टीचर ने स्टूडेंट को कहा, तो वो ऑर्डर भी हो सकता है और वो सलाह भी हो सकती है। अगर स्टूडेंट ने टीचर को कहा तो स्टूडेंट टीचर को ऑर्डर तो दे नहीं सकता, कमांड भी नहीं दे सकता। या तो उसमें रिक्वेस्ट मिलेगा आपको, या क्या मिलेगा, सजेशन मिलेगा। तो बड़े ध्यान से देखना, आपको सेंटेंस देखने से भाव का पता चलेगा। अभी मैं इसको चेंज करके दिखाता हूं, यू आर ऑर्डर्ड, मैं इसको ऑर्डर्ड में रखता हूं कि आपको मैंने ऑर्डर दिया है। ये सेंटेंस वेरी हो सकता है, ये शब्द जो है ऑर्डर की जगह कोई और शब्द भी आ सकता है, कहीं पर भी भाव के अनुसार। आपने टू लिखा और टू के बाद सेम ऐसे कैसा, ओपन द डोर। कितना आसान स्ट्रक्चर है, आपको कोई वॉइस चेंज करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि इतना तो हमने याद कर लिया। इट्स रेडीमेड। रेडीमेड का मतलब आप इसमें बदलाव केवल इस शब्द के लिए कर सकते हैं और कोई बदलाव नहीं कर सकते। क्लियर है? तो तीनों तरह से हम एक सेंटेंस को और बना के देखते हैं और फिर हम अपने अगले टाइप पे बढ़ते हैं, जो कि नेगेटिव ऑफ इंपेरेटिव। क्लियर? देखिए दोस्तों, मैंने लिखा, एक सेंटेंस और लिखते हैं। मैंने लिखा, सिचुएशन बनाते हैं थोड़ा सा कि एन ऑफिसर of Indian Army came and said, shoot him, shoot him। इसको अंडरलाइन कर दिया और यहां लिख दिया कि इस केवल अंडरलाइन का चेंज द वॉइस, चेंज द वॉइस, शूट हिम। अब यहां पर आपको स्पष्ट दिख रहा है कि ये क्या है, कमांड है। तो हम अगर तीनों तरह से बनाना चाहें तो इस प्रकार भी हो सकता है, ही शुड। लेकिन बड़े ध्यान से यहां पर इस शुड को बदल दिया जाता है जब कमांड का भाव होता है, क्योंकि कमांड जो है, कमांड इज मस्ट, तो यहां शुड की जगह क्या आ जाएगा, मस्ट। ही मस्ट बी suited, he must be suited, he must be suited। क्लियर? दूसरा पॉइंट देखिए, मैंने लिखा let him be suited। तीसरा, soldier was commanded to shoot him। Soldier were commanded to shoot him। यहां पर यह भी आप लिख सकते हैं कि you are या you were commanded to shoot him। It depends on you, it depends on option। यहां के हिसाब से यह भाव ठीक बनता है। ठीक है, अब मान लीजिए एक ऑप्शन तो आपका ये बना दिया, एक ऑप्शन तो ये बना दिया, एक ऑप्शन आपका ये बना दिया ही, एक ऑप्शन आपका ये बना दिया, और एक फोर्थ ऑप्शन बना दिया, यू आर कमांडेड टू शूट हिम। एक ऑप्शन ये बना दिया। तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं, बट देखिए कि सेंटेंस हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट में है, तो इसलिए ये ज़्यादा उचित रहेगा।
ऐसी सिचुएशंस को समझने के लिए आपको जो मेरा पहला टॉपिक था वो था टेंसेस, वो आपको देखना पड़ेगा। देखिए बड़े ध्यान से, ये हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस की पहली टाइप पढ़ी कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जो पॉजिटिव केस होता है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, उनको हम किस प्रकार चेंज करेंगे। इसकी जो सेकंड टाइप, थर्ड टाइप है, वो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।